नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम NCERT सिविक्स कक्षा 9 के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, इसके हम लोगों ने दो भाग को पढ़ लिया था। इसकी परिभाषा को हम लोगों ने समझा था, फिर हमने लोकतंत्र की विशेषताओं को पढ़ना आरंभ कर दिया था। हमने इसके फर्स्ट कह सकते हैं विशेषता को पढ़ा था कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये कह सकते हैं लोकतंत्र की विशेषता है। ठीक है, चलिए हम इसे ही आगे बढ़ते हैं और भी काफ़ी सारी विशेषता है उसे जानते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन की सांसद को, ठीक है, क्या नाम है उसका, क्वांगुओ रेमनिन, ठीक है, वो दावियावो मतलब दाहुई राष्ट्रीय जन संसद इसे कहते हैं, चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। तो इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल है चीन का। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो देश में कभी भी फौजी शासन या फिर तानाशाही नहीं आई। लेकिन क्या होता है कि 2000 तक हर चुनाव में जो PRI होता है उसके नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो विपक्षी दल जो है वो चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। तो चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों ने पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था इनका। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से भी PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा इनकी गतिविधियों पर भी नज़र करती थी। तो कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर क्या होता था, दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिसके कारण अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। तो PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो अब आप ये बताइए, सवाल पूछ रहा है कि क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों के द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही क्या होता है कि वोट देना होता है। तो क्या हम अपने मनपसंद चुनाव इसे कर सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ पर जो चुनाव था ना, वो निष्पक्ष नहीं थे। तो इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ से एक अन्य विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। ठीक है, इस प्रकार लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। ठीक है, इसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम इसे चैप्टर 3 में और भी पढ़ेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति
एक वोट एक मोल। ठीक है, तो देखिए पहले हमने पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं, और वो है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति, मतलब लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, ठीक है, उसका एक वोट होना चाहिए। हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। और इससे भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम चैप्टर 3 है उसमें हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी विशेषताओं को आपने समझा। नेक्स्ट है कानून का राज और अधिकारों का आदर। देखिए यहाँ पर जो उदाहरण है वो है जिम्बाब्वे का। ठीक है, देखिए जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज होता है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। उसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होता था और सदा ये जो थे जानु पीएफ, इनके दल ही जो है वो जीत हासिल होता था इन्हें ही। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी जो सरकार थी, सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि किया था और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। तो जो सरकार थी ना, वो विरोधी प्रदर्शनकारी जो थे, प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न, रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालतें के जो फैसले थे उसकी परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 1917 में मुगाबे जो थे उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। तो अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों की कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक कर सकते हैं कि रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन अधिकारों की रक्षा जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हो। तो इन अधिकारों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 5 में। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने इनके तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है,
उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। तो हर प्रमुख जो फैसला होता है ना, वो लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार की और जिम्मेदारी संविधान के द्वारा दी जाती है। तो ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। और इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 4 में। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता ये पढ़ेंगे या ये जानेंगे कि एक लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है, तो हमने, आप समझ गए होंगे, हमने पढ़ा लोकतंत्र की परिभाषा को, हमने पढ़ा लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को। ठीक है, आपने हर अलग अलग देशों से इसके एग्जाम्पल को लाकर यहाँ पर समझाया गया। नेक्स्ट है हमारा परिभाषाओं का सारांश, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।